Hello everyone. Today in this video we are going to see that how a particular account is classified into different groups. On what basis ये अकाउंट क्लासीफाई किए जाते हैं. ओके लेकिन इस वीडियो को देखो, मैंने नाम दिया है क्लासिफिकेशन 1 बिकॉज आज के इस क्लासिफिकेशन 1 वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि वाइल मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कौन से क्लासिफिकेशन के बेस पे ये सब एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में पास की जाती है, तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो क्लासिफिकेशन हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो मेजर ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया जाता है. जो पहला ग्रुप है उसे कहा जाता है पर्सनल अकाउंट, और जो दूसरा मेजर ग्रुप है उसका नाम है इम्पर्सनल अकाउंट. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि अकाउंट के तो मेजर 3 ही पार्ट है, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो ये क्या है पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट? देखो, अकाउंट के पहले 2 मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं, उसमें से एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट. अब वो रियल नॉमिनल ये सब किस में आएगा, ये आपको समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना है. अब जब हम पहला 2 डिवीजन तो हमने कर लिया, जो मेजर डिवीजन था वो हमने कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द पर्सनल अकाउंट इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज नेचुरल पर्सन्स अकाउंट. ओके, आपको इसी वीडियो में इन सब अकाउंट के मैं अलग अलग एग्जांपल्स देने वाला हूँ, और मुझे पता है 11th के स्टूडेंट होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे अकाउंट्स का मीनिंग भी पता नहीं होगा. सो आज के वीडियो में हम वो सब मीनिंग भी देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए. सो पर्सनल अकाउंट का जो पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट, और इसका जो तीसरा मेजर क्लासिफिकेशन है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सो इस तरह पर्सनल अकाउंट को 3 अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है. तो जैसे अभी हमने पर्सनल अकाउंट के 3 अलग अलग ग्रुप बनाए, उसी तरह इम्पर्सनल अकाउंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. उसका जो पहला ग्रुप है उसका नाम है रियल अकाउंट, और जो दूसरा है उसका नाम है नॉमिनल अकाउंट. देखो, अब आपके स्क्रीन पे वो तीनों अकाउंट आ गए, पर्सनल अकाउंट भी आ गया, रियल अकाउंट भी आ गया और नॉमिनल अकाउंट भी आ गया. अगेन आपका रियल अकाउंट भी 2 ग्रुप में क्लासीफाई होता है. तो रियल अकाउंट कौन से 2 ग्रुप में क्लासीफाई होता है वो समझ लो. फर्स्ट पार्ट को, रियल अकाउंट के जो पहला क्लासिफिकेशन है उसको कहा जाता है टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, और जो दूसरा उसका क्लासिफिकेशन है उसको कहा जाता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट. इसी तरह नॉमिनल अकाउंट के भी 2 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं. फर्स्ट वन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड सेकेंड वन इनकम एंड गेन. तो ये क्लासिफिकेशन अकाउंट के जो मेन हेडिंग हैं वो मैंने आपको पहले के कुछ एग्जांपल्स में बता दिए. देखो, नाउ वी आर गोइंग टू सी विथ एग्जांपल एंड मीनिंग how that personal account is divided, is classified into 3 major groups and on what basis ये ग्रुप्स बनाए गए हैं वो ज़रा डिटेल में समझते हैं. तो देखो, पर्सनल अकाउंट में जो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया दैट इज़ नेचुरल पर्सन्स अकाउंट. जैसे कि
मेरा अकाउंट, मेरे नाम का अगर अकाउंट होगा, आपके नाम का अकाउंट होगा, किसी भी ह्यूमन बीइंग का उसके खुद के नाम पे जो अकाउंट होगा उसे हम कहेंगे नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम आपको बता देता हूँ सो दैट आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पर्सनल अकाउंट में पहला पार्ट है नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, जिसके आपको मैं 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ सो दैट ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल पर्सन्स अकाउंट मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी एक आदमी, एक औरत, एक बॉय, एक गर्ल, इनका जो नाम का अकाउंट होता है दैट इज नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, सीता अकाउंट, अक्षय अकाउंट, सचिन अकाउंट एंड कविता अकाउंट। देखो, इधर आपको इतना पता चल गया होगा कि नेचुरल पर्सन्स अकाउंट मतलब ये किसी इंसान का अकाउंट होता है, उसके नाम से ये अकाउंट बनाया जाता है। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। अब देखो, आर्टिफिशियल का मतलब आपको पता है, जैसे नेचुरल मतलब जो नेचर से मिला हुआ, तो आर्टिफिशियल मतलब आदमी ने बनाया हुआ। तो ऑब्वियसली अभी इधर कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होगा, तो इधर अभी आपको जो नाम दिखेंगे वो देखो, या तो कोई क्लब के होंगे, कोई इंस्टीट्यूशन के होंगे, ओके, जिसे बाय लॉ के हेल्प से जिसका एक अकाउंट बनाया गया है, जो एक इंस्टीट्यूशन जो उस पूरे बिजनेस को चलाता है, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसका अगर आपको नाम दिखेगा तो हम उसे कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। देखिए, जब मैं एग्जांपल दे दूंगा तो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, केसी कॉलेज अकाउंट, तो आपका जो कॉलेज का नाम है उस कॉलेज के नाम से जो अकाउंट रहेगा वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। मीन्स दैट इज नॉट ओन बाय a single person, that is owned by a group of people, that is owned by institution, ओके, जिसे लॉ के सपोर्ट से जो अकाउंट बनाया गया है, जिसको लॉ का कोई आइडेंटिटी है, ऐसे अकाउंट को हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। तो जैसे केसी कॉलेज अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट, देखो ये एक पूरा बैंक, एक इंस्टीट्यूशन है। तो जितने बैंक हैं इंडिया में, जितने वर्ल्ड में बैंक हैं, ये सब बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट होते हैं। देन हेल्थ क्लब अकाउंट या जितने भी स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट है, देखो ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इट इज ओन बाय, नॉट ओन बाय सिंगल पर्सन, इट इज ओन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल with the help of law. And third part, that is representative personal account। देखो, अब ये समझने के लिए मैं अभी जो एग्जांपल देने वाला हूँ उसका मीनिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला नाम है डेटर अकाउंट। अब अगेन आपके लिए कंसेप्ट नया है, पहले तो ये समझ लो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटर्स। देखो, डेटर्स का मतलब ये होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में कोई एक दो पर्सन आपके पहचान के हैं, तो उन लोगों को आपने क्रेडिट पे, उधार पे कुछ गुड्स आपने उनको बेचे हैं, ओके, वो लोग आपको बाद में पैसा देने वाले हैं। पर तो हम जिन कस्टमर को अपने गुड्स या अपनी सर्विसेज क्रेडिट पे देते हैं, उधार पे देते हैं, जो लोग हमें वो पैसा बाद में देने वाले हैं, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उन पर्सन्स को डेटर्स कहा जाता है। सो सी, डेटर किसी इंडिविजुअल आदमी का नाम नहीं है, डेटर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, लेकिन डेटर एट दैट टाइम
वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है? कि वो आपको बाद में पैसा देने वाला है। सो आपको उससे पैसा मिलने वाला है, ये वो अभी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज, ये दिस इज नॉट अ person's name, or this is not a name of the organization. बिकॉज ऑफ सर्टन एक्टिविटी हमने उसको एक नाम दिया है, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग है या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ अब उसको नाम मिला है डेटर्स। जब वो हमारा पूरा पैसा दे देगा, देन उसका जो आइडेंटिटी है डेटर्स का वो निकल जाएगा। तो जब तक हमें वो पैसा नहीं देता तब तक वो हमारा डेटर्स है। तो डेटर्स भी पर्सनल अकाउंट में आता है, लेकिन इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन है क्रेडिटर। अब जैसे डेटर मैंने कहा कि हम जिसे उधार पे माल बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर हो गया। उसी तरह जब हमारे पास पैसा नहीं है और हम जब किसी से उधार पे गुड्स परचेस करते हैं या हम किसी से उधार पे सर्विसेज लेते हैं, तो वो पर्सन हमारे लिए हो गया क्रेडिटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया 50,000, आपको पैसे का ज़रूरत है, आपने बैंक से 50,000 का लोन लिया। तो वो बैंक, वो इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो बिकॉज आपने उधर से लोन लिया है तो वो बैंक आपके लिए हो गया क्रेडिटर। आपने किसी आपके फ्रेंड से कुछ पैसे उधार पे लिए या कुछ गुड्स उधार पे लिया है, आप उसको बाद में पैसा देने वाले हो, तो वो पर्सन आपके लिए क्रेडिटर हो गया जब तक आप उसे वो पेमेंट करते नहीं। एक बार आपने उसे वो पेमेंट कर दिया तो उसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिटर इस नाम को, वो मिट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट represent because of certain activity. Once that activity is completed, तो वो पर्सन का वो जो क्रेडिटर डेटर का रिलेशन है वो भी ख़त्म हो जाता है। और एक एग्जांपल देख लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अगेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहले मतलब समझ लो। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब, अगर आपके इधर कोई एक वर्कर काम कर रहा है और उसका जो वर्कर है उसका पेमेंट देना बाकी है, आपने वो आके आपके इधर काम करके तो चला गया, लेकिन आपने अभी तक उसका रेमुनरेशन, उसने जो काम किया है उसका पेमेंट आपने अभी तक उसको दिया नहीं। तो जब तक आप उसको वो पेमेंट नहीं दोगे, उस पेमेंट को हम अकाउंट में कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, रिलेटेड टू पर्सन। अब फॉर एग्जाम्पल, आप किधर कोई क्लासेस लगाते हो, उस क्लासेस में सपोज 10,000 उस क्लास का फ़ी है, तो आपने उस 10,000 में से सिर्फ 5,000 पे किया है, तो रिमेनिंग 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, ड्यू हो गया। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कभी भी किसी पर्सन से या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। ये भी रिप्रेजेंट करता है फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जब तक आप उसका वो पैसा नहीं देते तब तक हम उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ सर्टन पर्सन। उसमें हमेशा किसी पर्सन का या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम जुड़ा होता है, इसी वजह से ये पर्सनल अकाउंट के ग्रुप में आता है। बट दिस थिंग रिप्रेजेंट अ सर्टन एक्टिविटी। वंस दैट एक्टिविटी इज़ ओवर, तो ये जो हमने उसको जो ठप्पा लगाया है वो निकल जाता है और वो नॉर्मल पर्सन बन जाता है। प्री रिसीव इनकम मीन्स व्हाट, कि आपको ये इनकम फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन कि कोई पर्सन ने आपको ये अभी एडवांस में ला के दे दिया। अगेन दिस विल बी गिवन टू यू बाय वन पर्सन in advance. So again it is represent a particular activity. That's why debtor, creditor, outstanding expenses, pre-receive income, prepaid expenses, drawings, ये सब किसी पर्सन की एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसे सब अकाउंट को हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इस तरह पर्सनल अकाउंट के जो 3 मेजर ग्रुप थे, 3 क्लासिफिकेशन थे, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिए। अब हम इसी तरह देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट।
नाउ जैसे कि मैंने एकदम फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, इम्पर्सनल अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। उसमें से जो पहला है वो है रियल अकाउंट। अब पहले तो समझ लो रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है। देखो, रियल अकाउंट का मतलब एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसी सब प्रॉपर्टी, ऐसे सब असेट्स होते हैं जो एक बार यूज करने से ख़त्म नहीं होते। वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी for a year or more than a year, and because of use of that property or asset, it won't be vanish because of single use। एक बार यूज करने के वजह से वो ख़त्म नहीं होता। ओके, तो ऐसे हमारे बिजनेस में दो तरह के रियल अकाउंट वाली प्रॉपर्टी हमारी होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम फील कर सकते, देख सकते, टच करके फील कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट। सो इम्पर्सनल में जो पहला क्लासिफिकेशन है रियल अकाउंट, उसमें जो पहला पार्ट है वो है टेंजिबल रियल अकाउंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेंजिबल। सी, टेंजिबल मीन्स व्हाट? आपके घर में जो आपका फर्नीचर है, उस फर्नीचर को आप देख सकते हो, टच करके आप उसको फील कर सकते हो, तो वो फर्नीचर हो गया टेंजिबल रियल असेट। तो वो रियल अकाउंट में आ जाएगा, टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, आपके घर में जो टीवी है, आप जिस फ्लैट में रहते हो, जिस बिल्डिंग में रहते हो, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ है और ये सब आप उसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये सब आपकी टेंजिबल रियल अकाउंट में आ गए। देखो एग्जांपल्स, जैसे फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और आपका मोबाइल, जो अभी आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल भी आपका एक टेंजिबल रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि आप मोबाइल को टच करके, मोबाइल आपको दिख रहा है, मोबाइल को आप मोबाइल को टच करके फील कर सकते हो। तो ये आपका एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का मतलब है सब प्रॉपर्टीज़ जो एक बार यूज़ करने से ख़त्म नहीं होती, हम उसे अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, और जो हम हमेशा परचेस नहीं करते। जैसे आप घर में एक बार फर्नीचर ले लेते हो तो फर्नीचर 3 4 5 साल आप यूज़ करते हो। आपने कोई वॉशिंग मशीन ले ली, वो आप सालों साल यूज़ करोगे। आप किसी बिल्डिंग आपने परचेस कर ली तो एक बार यूज़ करने से ख़त्म नहीं होगी, देखो। या आपने मोबाइल ले लिया, तो ये सब ऐसी प्रॉपर्टी है। एक तो ये सब टेंजिबल क्यों है मैंने आपको बता दिया। जब मैं इंटेंजिबल बता दूंगा तब आपको टेंजिबल और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और दूसरा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है रियल अकाउंट में कि ये सब असेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, एक बार यूज़ करने से ख़त्म नहीं होते। अब हम रियल अकाउंट का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इनटेंजिबल, वो समझ लेते हैं। ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट भी आपका प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये हमें दिखता नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सबके पास होता है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है गुडविल। अगेन ये वर्ड आपके लिए नया है, तो इसका मीनिंग समझ लो, तभी आपको इंटेंजिबल का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। नाउ जैसे मैंने अभी कहा, टेंजिबल का मतलब हम जिसे देख सकते हैं, जिसे टच करके, जिसे हम फील कर सकते हैं, हम उसे टेंजिबल कहेंगे। वैसे ही इनटेंजिबल का मतलब होता है आपका ऐसा असेट जिसे आप देख नहीं सकते, टच करके फील नहीं कर सकते, लेकिन वो आपका असेट होता है, आपका प्रॉपर्टी होता है। जैसे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देखो हम अगर शूज़ लेने जाते हैं, किसी नॉर्मल कंपनी का शूज़ हम लेंगे तो वो शूज़ हमें 500 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन अगर हम रिबॉक का शूज़ लेंगे, अगर हम एडिडास का शूज़ लेंगे, तो वो 2000, 3000, 4000 का होगा। तो अब दोनों शूज़ हैं, बट एक शू आपको 500 में मिल रहा है, लेकिन दूसरा शूज़ के लिए आपको 4000 देना पड़ रहा है। बिकॉज रिबॉक, एडिडास, ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने पिछले कई सालों से अपना एक रेपुटेशन सेट किया है। तो हम जब उनको पैसा पे करते हैं तो प्रोडक्ट का भी पैसा पे करते हैं, एंड
उनके रेपुटेशन का भी पैसा हम उन्हें पे करते हैं। एंड दैट रेपुटेशन जब पैसे में काउंट किया जाता है तो उसे कहा जाता है गुडविल। सो गुडविल इज अ मॉनिटरी रेपुटेशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉनिटरी रेपुटेशन होता है उसे गुडविल कहा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट गुडविल, बिकॉज ऑफ दैट फेम, हम वो एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं। तो किसी भी कंपनी का नाम होना तो ये उनके लिए गुडविल है, और ये गुडविल उनके लिए प्रॉपर्टी है। हम अगर नॉर्मल होटल में जाते हैं, उधर अगर हम एक कप चाय पियेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया। लेकिन अगर हम ताज में जाएंगे, ताज होटल में जाएंगे, ओबेरॉय में जाएंगे, तो उधर वही चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बिकॉज आज वो ताज होटल, ओबेरॉय होटल, इनका आज एक रेपुटेशन है, इन्होंने अपना एक गुडविल सेट किया है। तो मार्केट में इनका जो नाम है उसको हम कहेंगे उनका गुडविल। एंड बिकॉज ऑफ गुडविल वी आर पेइंग मोर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये देखो, ये हो गया गुडविल, एक ऐसा रेपुटेशन कंपनी का रेपुटेशन हम जान सकते लेकिन वो हमें दिखता नहीं, हम उसे टच करके फील नहीं कर सकते। दैट्स वाई गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। इसी तरह पेटेंट्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेटेंट। देखो, हर एक कंपनी का अपना एक पेटेंट होता है। जैसे आप बजाज की ऑटो देखते हो, तो वो जो बजाज की ऑटो जिस तरह बनाई गई है तो उसका अपना एक अलग एक पेटेंट है। वो पेटेंट कोई दूसरा कंपनी चुरा नहीं सकता है। अगर दूसरा कंपनी कोई ऑटो बनाना चाहता है तो एग्जैक्टली बजाज ऑटो के जैसा वो नहीं बना सकता, क्योंकि बजाज का अपना खुद का एक पेटेंट है। तो हर कंपनी का अपना एक डिज़ाइन होता है, अपना एक पेटेंट होता है। देखो, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में मार्केट में एक नई कार आती है, लेकिन आप देखो हर आने वाली नई कार ये दूसरे कार से अलग होती है। अगर वो टाटा की कार है तो महिंद्रा से अलग रहेगी। ओके, वो बाकी दूसरी जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे उस कार का जो मॉडल है, जो पेटेंट है, उसका थोड़ा सा अलग रहेगा। सो पेटेंट मतलब किसी भी कंपनी का अपना एक डिज़ाइन, ओके, अपना एक पर्टिकुलर पेटेंट, ये हमारा पेटेंट है, ये हमारा डिज़ाइन है। आप इसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला सकते। तो वो पेटेंट मार्केट में आना, इसका मतलब उस पे सिर्फ उस कंपनी का हक है। अगेन, किसी भी कंपनी का डिज़ाइन, उस कंपनी का प्रोडक्ट का पेटेंट। आप इवन सोप देखो, लक्स का सोप आपको अलग शेप में दिखेगा, डव का रहेगा तो अलग शेप में है। तो उनका अपना एक पेटेंट है, और वो पेटेंट ही उस कंपनी के रेपुटेशन को, उस कंपनी को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वो पेटेंट भी उस कंपनी के लिए क्या हो गया, एक असेट हो गया। लेकिन वो ऐसा असेट है जो हम देख कर उसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। देखिए, ट्रेडमार्क क्या है, हर एक कंपनी का अपना नाम लिखने का एक अलग तरीका है, एक अलग एक सिंबल है। कोई एक कंपनी वो सिंबल, दूसरा कंपनी सेम सिंबल यूज़ नहीं कर सकती जो एक कंपनी ने बनाया। जैसे एलजी का एक प्रॉपर एल और जी जिस हिसाब से लिखा जाता है, वीडियोकॉन या गोदरेज लिखने का जो कंपनी का स्टाइल है, वो उनका ट्रेडमार्क है। इवन कुछ कंपनी के कुछ साइन हैं, ओके, जैसे आप सीएट टायर में देखोगे तो उसका एक पर्टिकुलर अलग साइन है, एक अलग लोगो है, अलग ट्रेडमार्क है। तो उस ट्रेडमार्क को वो कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर कर लेती है। तो ट्रेडमार्क देखते साथ हमें पता चलता है ये प्रोडक्ट कौन से कंपनी का है। जैसे मैंने अभी नाम लिया एडिडास का, रिबक शूज़ का, वैसे नाइक का टी शर्ट है, देखो NI की, तो उसके भी इधर एक अलग उनका एक मार्क है, एक अलग नाम लिखने का एक तरीका है, वो उनका ट्रेडमार्क है। वो ट्रेडमार्क कोई दूसरा कंपनी चुरा नहीं सकता है। वो ट्रेडमार्क यूज़ करके कोई दूसरा कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इसका मतलब जैसे टाटा का भी एक अलग ट्रेडमार्क है, रिलायंस का एक अलग ट्रेडमार्क है। उनका रिलायंस लिखने का तरीका देखो, टाटा लिखने का तरीका देखो, ये सब उनका ट्रेडमार्क है। इस ट्रेडमार्क को दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये ट्रेडमार्क भी उनके लिए असेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अगेन,
इस ट्रेडमार्क को भी हम लाइक फर्नीचर, लाइक मशीनरी, लाइक टीवी, हम उस असेट को टच करके फील नहीं कर सकते, इसलिए ये सब इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। एंड कॉपीराइट, कॉपीराइट आपको पता है, जैसे आपने कोई एक किताब लिख ली, वही सेम किताब और किसने नहीं लिखनी चाहिए, इसलिए आप उसका कॉपीराइट करोगे। इसका मतलब वो किताब का पूरा राइट आपके पास है, सेम वैसे के वैसा किताब अगर दूसरा कोई बनाता है विदाउट योर परमिशन, तो आप उस पर केस कर सकते हो, आप उसको अलाउ भी नहीं करोगे क्योंकि आपने उसका खुद का कॉपीराइट करके रखा है। सो दैट कॉपीराइट इज ऑल्सो द असेट फॉर द कंपनी, असेट फॉर द इंडिविजुअल, बट अगेन इट इज़ इंटेंजिबल, क्योंकि जैसे टेंजिबल गुड प्रॉपर्टी होती है उस तरह हम इसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो इस तरह देखो, इम्पर्सनल अकाउंट के जो रियल अकाउंट का क्लासिफिकेशन था उसके दो पार्ट मैंने आपको बता दिए। नाउ इम्पर्सनल का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है नॉमिनल अकाउंट। अगेन दिस नॉमिनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो, हमें नॉर्मल बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी लॉसेस होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। जैसे हमने मार्केट में जाके गुड्स परचेस किए, तो हमने जो गुड्स परचेस किया वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। हम जिस ऑफिस में काम करते वो ऑफिस हमने रेंट पे लिया है, तो हमने उनका रेंट पे किया, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। देन हम ऑफिस में जो स्टेशनरी यूज़ करते हैं वो स्टेशनरी भी हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया। और हम जो हमारे ऑफिस में पोस्टल जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड लाया, टेलीग्राम किया, इन्वेलप लिया, ये सब रिलेटेड टू कम्युनिकेशन के लिए जो पोस्ट से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस करते हैं, देखो ये सब एक्सपेंसेस है। अभी आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में दो मेजर क्लासिफिकेशन क्या दिखेगा। देखो, रियल अकाउंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक बार यूज़ करने से ख़त्म नहीं होती, वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन, ओके। और इसका बेनिफिट हमें सालों साल मिलता है और ये सब हमारी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में आपको जो जितने भी एक्सपेंसेस दिख रहे, देखो ये सब एक बार यूज़ करने से ख़त्म हो जाते हैं, वैनिश। जैसे रेंट हमें हर महीना देना होता है, बट मशीनरी हम हर महीना परचेस नहीं करेंगे। स्टेशनरी हमें जैसे ख़त्म हो गया एक नोटबुक दूसरा लेके आया, पेन ख़त्म हो गया दूसरा पेन लेके आया। स्टेशनरी हमें है एवरी मंथ, एवरी 15 डेज लाना पड़ता है, लेकिन फर्नीचर हम हर महीना जाके नहीं लाते हैं। देन पोस्टेज, पोस्ट का एक पोस्ट कार्ड, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस देखो सब यूज़ एंड थ्रो है। एक बार आपने उसको यूज़ कर लिया तो उसी चीज़ को आप वापस यूज़ नहीं कर सकते, वो सब नॉमिनल अकाउंट हो गए। तो जिस तरह एक्सपेंसेस है वैसे बिजनेस में आने वाला इनकम भी होता है जो अगेन एंड अगेन आते रहता है, जैसे इनकम एंड गेन। तो इनकम तो आपको समझ गया, जैसे परचेस करना हमारे लिए एक्सपेंसेस है, वैसे सेल करना हमारे लिए इनकम है। जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो सेल हमारे लिए इनकम हो गया। गेन मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई लॉटरी का टिकट लग गया और बिजनेस के थ्रू नहीं लेकिन लक के वजह से आपके पास पैसा आ गया, दैट इज गेन। देन देखो रेंट, इधर रेंट अकाउंट है, इधर रेंट रिसीव्ड अकाउंट है। ये पहला रेंट अकाउंट क्या है, जिसमें हमने हमारे ऑफिस का रेंट सामने वाले को पे किया है, दैट इज एक्सपेंसेस फॉर अस। लेकिन अभी रेंट रिसीव मीन्स व्हाट, हमने हमारा कोई प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दिया है और वो बंदा अभी हमें रेंट पे कर रहा है, तो वो रेंट रिसीव हमारे लिए इनकम हो गया। देन इंटरेस्ट रिसीव, अगेन फॉर एग्जांपल हमने बैंक में कुछ पैसा रखा था, बैंक हमें उस पैसे का इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है देखो, तो ये भी हमारे लिए इनकम हो गया। एंड इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड। सो इनकम एंड गेन में आपको दिख रहा है सब आने वाला पैसा है, लेकिन ये सब ऐसा पैसा है जो अगेन एंड अगेन हमारे पास आता रहेगा, जो एवरी मंथ आएगा। सो नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आने वाले जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम है वो सब ऑक्यूरिंग अगेन एंड अगेन, एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गया अगेन, और वो ये महीना पे किया है वापस अगले महीना पे करना, ये महीना पैसा आया है वापस अगले मंथ आपके पास पैसा आने वाला है, ये नॉमिनल का कैटेगरी हो गया। रियल एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है। रियल में सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो वो टेंजिबल होती है या तो वो इंटेंजिबल होती है।
तो इस तरह अकाउंट में जब हम मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट करने जाएंगे, आगे चल के जब हम जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग करेंगे, तब हमें ये 3 अकाउंट जो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन सब का इस क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो आज जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन 1 का वीडियो लेक्चर दिया है, इसमें मैंने आपको ये सब पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल और उनके क्या मेन ग्रुप है वो बता दिए। अब इसी तरह हमारा क्लासिफिकेशन 2 आएगा, लेकिन वो क्लासिफिकेशन हमारा इस तरह नहीं होगा, वो क्लासिफिकेशन करने का तरीका अलग होगा। तो आपके एग्ज़ाम में आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल वाला है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन 2 का मेरा वीडियो आएगा वो भी एक बार देख लो, तो आपको टोटल जो कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो वॉच माई वीडियोज़ more and more to clear all your doubts.